तो अब हम नेफ्रोलॉजी के अगले टॉपिक में आते हैं और अगला टॉपिक है कि इन्वेस्टिगेशंस हम क्या-क्या करा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस या किडनी फंक्शन जानना हमें इसलिए ज़रूरी होता है थ्रू इन्वेस्टिगेशंस कि हम उससे क्या-क्या नतीजा निकाल सकते हैं, क्या-क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अगर बात करते हैं कि अगर हमें सीकेडी स्टेजिंग निकालनी है, तो सीकेडी स्टेजिंग जो होती है वो हमें स्पेसिफिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ जो है उसके बारे में बताती है। स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 3A, 3B या 4 या 5 स्टेज है, तो वो हमें जो है ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ हम उससे प्लान कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अगर किडनी का फंक्शन रिड्यूस है और दूसरी एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए एल्बुमिनुरिया है या एबनॉर्मल सेडिमेंट आ रहे हैं या फिर कोई दूसरे रीनल ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स हैं, पैथोलॉजी है, पॉलीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनीज़ है, जैसे कॉर्टिकल स्कारिंग है साथ में एसोसिएटेड, या फिर हमें जो है किडनी ट्रांसप्लांट करना है, तो रिड्यूस रीनल फंक्शन जो है वो हमारा एक मार्कर होता है किडनी डैमेज का। तो इसके साथ ये एसोसिएटेड अगर चीज़ें हैं तो हम जो है वो एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा आउटकम क्या होगा। उसके बाद में मेडिकेशन डोजिंग जो है वो हम रीनल फंक्शन के बेसिस पे एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर रीनल फंक्शन क्या है, कितना है, उसके हिसाब से हम जो है वो मेडिसिन्स की डोजेज़ जो है वो बना सकते हैं। उसके अलावा हम प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन कर सकते हैं किडनी की, जैसे कि ईजीएफआर हम निकाल सकते हैं और ईजीएफआर हमें ये बता सकता है कि ईजीएफआर के बेसिस पे रीनल आउटकम क्या है, एंड स्टेज रीनल डिसीज़ की प्रोग्नोसिस क्या है, कार्डियोवास्कुलर आउटकम क्या होगा, या ऑल कॉज डेथ जो है वो क्या हो सकती है। उसके अलावा जब ट्रांसप्लांट के लिए डोनर एवोल्यूशन करते हैं तो भी हमें जो है ये किडनी फंक्शन की ज़रूरत जो होती है, यानी कि रीनल फंक्शन की असेसमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये रीनल फंक्शन असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें देखनी होती है और इसको हम फर्दर आगे डिस्क्राइब करेंगे कि हम ये कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं या इसको निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जीएफआर को हम कैसे मेज़र करेंगे। जो मेजर्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसमें हम क्या काम करते हैं कि हम एडमिनिस्टर करते हैं एक्सोजिनस फिल्ट्रेशन मार्कर्स को। एक्सोजिनस फिल्ट्रेशन मार्कर्स क्या हो सकते हैं, इनुलिन हो सकता है, आयोहेक्सोल हो सकता है, एडीटीए हो सकता है, आयोथैलामेट हो सकता है। उसके बाद में हम क्या काम करते हैं, इनके सीरियल ब्लड में जो है वो मेजरमेंट को, या यूरिन में सीरियल मेजरमेंट को देखते हैं और उसके बाद में हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जीएफआर कितना है। बेसिकली ये जितने भी मार्कर हैं जीएफआर डिटरमिन करने के, ये मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट हमें देते हैं। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसके साथ कॉस्ट की प्रॉब्लम आती है, दूसरा करने का प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए ये जो है रूटीन बेसिस पे हम इसको नहीं कर सकते। दूसरा ये कि क्वांटिफिकेशन फंक्शन जो होता है वो ट्यूबुलर क्वांटिफिकेशन फंक्शन जो है ये हमें प्रोवाइड नहीं करता है। तो इस तरीके से हम जीएफआर डिटरमिन कर सकते हैं। तो जीएफआर डिटरमिन करने के लिए हम कैसे जीएफआर डिटरमिन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम एक्सोजीनस फिल्ट्रेशन मार्कर्स का। वो कौन कौन से हो सकते हैं, इनुलिन हो सकता है, आयोहेक्सोल हो सकता है, आयोथैलामेट हो सकता है और ईडीटीए हमारा हो सकता है। और ये मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट होता है, बट प्रॉब्लम इसके साथ यही है कि कॉस्ट ज़्यादा होती है और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उसके बाद में जो है वो ट्यूबुलर फंक्शन का क्वांटिफिकेशन जो है वो क्वांटिफिकेशन और ट्यूबुलर फंक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है। अब जो हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो है क्रेडनिन। अब हम क्रेडनिन के बारे में बात करते हैं। देखिए, 2 चीज़ें आपको समझनी होंगी, एक होता है क्रेटिनिन, एक होता है क्रिएटिन। तो अगर हम बात करें क्रेटिनिन की, तो क्रेटिनिन जो होता है ये एक ऑर्गेनिक कैटायन होता है और ये बाय प्रोडक्ट होता है किसका, मसल का, और जो डाइटरी मीट हमारा होता है उसमें जो क्रिएटिन होता है, CREATINE, क्रिएटिन, उसका बाय प्रोडक्ट होता है क्रिएटिनिन, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट होता है, तो इसको हम क्रेटिनिन कहते हैं। इसकी और क्या खास-खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये जो होता है, ये मेटाबोलाइज़ नहीं होता किडनी के थ्रू, यानी या ना तो ये रीएब्ज़ॉर्ब होता है और ना किडनी इसे मेटाबोलाइज़ कर सकती है। और क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो एक कैटायन होता है, ऑर्गेनिक कैटायन, उसके थ्रू ये सेक्रीट होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक कैटायन होता है, ऑर्गेनिक कैटायन, उसके थ्रू ये सेक्रीट होता है। और जो इन लेट स्टेज ऑफ द सीकेडी होती है, यानी क्रोनिक किडनी डिसीज की जो लेट स्टेज होती है, उसमें ये ज़्यादा इसका सेक्रीशन होता है। अब ये क्रेटिनिन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही जानना है कि ये बाय प्रोडक्ट है क्रिएटिन का,
कहाँ का? मसल का और डाइटरी मीट जो कि हम खाते हैं, उसका मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक केटायन है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि जाननी है, क्योंकि इसके बेसिस पे आगे बहुत सारी चीज़ें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कंडीशन, यानी कि वो कंडीशन जो कि क्रेटिनिन को चेंज कर देती हैं। हम अगर सीरम में, अगर ब्लड में क्रेटिनिन की जांच कराएं तो वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें क्रेटिनिन की वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर कम की बात करें, यानी कि क्रेटिनिन की वैल्यू आपको कम दिख रही है, नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर वो किन किन कंडीशन में हो सकती है। पहली, एक तो जीएफआर बहुत ज़्यादा हो रही हो। अब जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, यानी कि किडनी पर लोड पड़ रहा है, जीएफआर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जीएफआर किन किन कंडीशन में ज़्यादा होता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद में तो ये हो गया, जीएफआर अगर इंक्रीज है तो क्रेटिनिन की वैल्यू कम दिखेगी। दूसरा, जनरेशन कम हो रहा है, यानी क्रेटिनिन बन ही नहीं रही है, तो वो कब हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, चूंकि ये बाय प्रोडक्ट है क्रेटीन का, और मसल जो मास पर डिपेंड करता है और डाइटरी मीट पर डिपेंड करता है, तो अगर मसल मास कम होगा तो इसका जनरेशन कम हो जाएगा। उसके बाद में कोई पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कैकेक्सिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसके बाद में लीवर सिरोसिस किसी को हो रखा है। उसके बाद में जो है वो लिम्ब लॉस हो गया है, जैसे कि मान लीजिए किसी की एक्सट्रीमिटी कोई लॉस हो गई है, तो उसमें जो है ये कम दिखाई देगा। उसके बाद में अगर इसका सेक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि हाइपोएल्बुमिनीमिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ज़्यादातर क्या होता है कि एल्बुमिन लो हो जाता है, तो इसका सेक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो हाइपोएल्बुमिनीमिया में इसका सेक्रीशन अगर ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो है वो क्रेटिनिन जो है वो डिक्रीज हमें दिखाई देगा, सीरम क्रेटिनिन में डिक्रीज दिखाई देगा। अब वो कंडीशन आते हैं जिसमें क्रेटिनिन जो है वो बढ़ जाता है। किन किन कंडीशन में क्रेटिनिन बढ़ जाता है? तो जीएफआर कम हो, जाहिर सी बात है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जीएफआर किसी का कम हो गया है तो क्रेटिनिन जो है वो घट जाएगा। दूसरा, जनरेशन ज़्यादा हो रही है, जैसे कि मसल मास जो है बहुत ज़्यादा हो, जैसे बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं वो अपना बहुत ज़्यादा मसल मास बढ़ा लेते हैं। उसके बाद में हाइट बहुत ज़्यादा हो किसी की, तो इसमें क्रेटिनिन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद में इनटेक ज़्यादा हो रहा हो, जैसे कि मान लीजिए हाई मीट डाइट या क्रिएटिन करके कोई प्रोडक्ट है जिसका अगर कोई बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसकी वजह से हो जाएगा। उसके बाद में सेक्रीशन कम हो रहा हो। अब ये जो बात है कि सेक्रीशन कम हो रहा हो, तो इसके लिए बहुत सारे ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल हैं। वो कौन कौन से ड्रग हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सिमेटिडिन आता है। उसके अलावा ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्सोजोल, ट्राइमेथोप्रिम आता है, जो कि ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्सोजोल का कॉम्बिनेशन वाले ड्रग्स में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में जो है वो रिटोनोविर आता है, एमियोड्रोन जो हम देते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग होता है। रोनालाजीन, उसमें जो है वो इसका सेक्रेशन कम हो जाता है। उसके बाद में अगर मान लीजिए पेरिटोनियल रीएब्जॉर्प्शन इसका अगर हो रहा है, जैसे पेरिटोनियम से इसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जैसे कि यूरोपेरिटोनियम हो गया है, किसी को ब्लडर रप्चर वगैरह हो गया है और पेरिटोनियम से इसका जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या फिर यह कह सकते हैं कि यूरेटर लीक, यानी कि यूरेटर रप्चर हो गया है और वहाँ से लीक हो रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं जहाँ जिसकी वजह से पेरिटोनियम के थ्रू जो है एब्जॉर्प्शन इसका जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें हमने देखा कि क्रेटिनिन कब कम हो जाता है और क्रेटिनिन कब बढ़ जाता है, और क्रेटिनिन एक्चुअल में होता क्या है।